हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट की चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी जो पाकिस्तान है इस वक्त अपने दौर के सबसे खराब फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है। बेसिकली वो एक बिल्कुल ही बनाना रिपब्लिक होने के कगार पे पहुंच चुका है और बैंकरप्ट हो चुका है। आईएमएफ के पास वो हमेशा बेल आउट पैकेज के लिए जा रहा है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसके पास तरह तरह के शर्तें रख रहा है कि आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के द्वारा उस पर अटैक्स किए जा रहे हैं। उनका जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक इसको आप बोल सकते हैं कि एक हालांकि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो ये बोलता है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। खुद को क्लेम करते हैं कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है। खैर, ये अलग चीज़ है। तो बलूचिस्तान की तरफ से भी कुछ दिन पहले उनका ट्रेन अगवा कर लिया गया था। अभी उनके सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी बहुत ही जोरदार हमला किया गया है बीएलए की तरफ से। तो ऐसे मामले में वो चौतरफा गिर चुका है। इसी में गरीबी में आटा गीला हो गया उसका इकोनॉमिकल कंडीशन, जिस कगार पे पाकिस्तान आज पहुंच चुका है। उसका जो रुपीज़ है बहुत ही तेज़ी के साथ वो डिप्रेशिएट हो रहा है। ऐसे हालात में वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश ये कर रहा है कि इंडिया के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो सके, ताकि ट्रेड को बूस्ट कर सके और अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचा सके। इसी मद्देनज़र हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि जो 26/11 26/11 हुआ था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अभी अमेरिका से तहब्बुर राना, जो मेन स्ट्रेटजिस्ट था, जिसने पूरी की पूरी साजिश रची थी इस अटैक के लिए, उसको एक्सट्रेडिशन कराया गया, उसको लेकर आया गया इंडिया में। अब भारत के लॉज के अकॉर्डिंग उस पर कानूनी कार्रवाई चलेगी और उसी के अकॉर्डिंग अनुसार उसे सजा दिया जाएगा। अभी एक मेन जो कल्प्रिट है, डेविड कोल्डमैन हेडली, वो अभी भारत के गिरफ्त में नहीं आ पाया है, अमेरिका की जेल में है अभी वो। कुछ ही दिनों में उसे भी इंडिया लाया जा सकता है, ऐसी भारत सरकार की योजना है। तो उन्होंने कहा है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर कि पाकिस्तान स्टक्स इन बैड हैबिट्स, उसकी जो गंदी आदतें हैं उसमें वो स्टक हो चुका है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनका इशारा सीधा साधा था कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। उन्होंने बोला था कि इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी। 60 घंटे तक एक सीज जैसे हालात हो गए थे। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, आर्म्ड फोर्सेस थे, उनको इतना समय लग गया था। सारे जो ये आप देख सकते होंगे हिस्टोरिकल इमेज ताज होटल की, जहाँ पे उन्होंने आग लगा दिया था टेररिस्ट ने, वो कहते हैं नेवर फॉरगेट, हम इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। तो इस खबर के जरिए हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अब तक कैसे हमारे अनुभव रहे, खट्टे मीठे अनुभव, और पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान ने किस किस तरह की कायराना हरकतें की हैं हमारे साथ, देखते हैं आज। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, हिस्ट्री, कन्फ्लिक्ट्स, डिप्लोमेसी एंड द रोड अहेड, आगे का क्या रास्ता हो सकता है, उसको समझेंगे आज के इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। 1947 में इसका पार्टीशन होता है, एक नया राष्ट्र उभर कर सामने आता है दुनिया के नक्शे में। दो बेसिकली उस वक्त पे दो राष्ट्र हुआ करते थे, एक था वेस्टर्न पाकिस्तान, दूसरा था ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसको कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और 1971 में लिबरेशन, बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया था पाकिस्तान के चंगुल से, और पाकिस्तान एक मतलब इंडिपेंडेंट राष्ट्र के तौर पे उदय हुआ। और उसी के साथ साथ उदय हुआ कश्मीर इशू का। कश्मीर का जो समस्या है, इसकी एक अलग ही कहानी है, जिसको कि किसी और लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भारत में शामिल हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। फिर रेड क्लिफ एक व्यक्ति होते हैं जिनको कि बहुत ही कम समय दिया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए। आप याद रखेंगे, रेड क्लिफ वो व्यक्ति हैं जिनको भारत के बारे में कोई आइडिया नहीं था, वो इससे पहले इंडिया आए भी नहीं थे। उनको बहुत ही कम समय अवधि में बोला जाता है कि किसी भी तरीके से तुम जाओ और नक्शे पे एक लाइन खींच दो, उस लाइन को बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। और
यूएन का इंटरवेंशन होता है कश्मीर के इशू पे, जिसमें कि अभी भी मामला यूएन नहीं है। इंडो पाक वॉर्स की बात करें तो 1947 में कबाइलियों ने कश्मीर पे हमला कर दिया था। हालांकि कबाइलियों के वेश में पाकिस्तानी आर्मी थे, जो कि हमेशा पाकिस्तान झुठलाता रहा है, जो कि वो कश्मीर में 1999 में भी यही बोल रहा था कि हम नहीं थे, हमारी आर्मी नहीं थी, बल्कि कबाइली थी, जो कि उनके आइडेंटिफिकेशन जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उससे प्रूफ होता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी ही थी। हालांकि बाद में पाकिस्तानियों ने बॉडी लेने से मना कर दिया था अपने सैनिकों की, यह कहकर कि हमारे सैनिक हैं ही नहीं। फिर भारत ने उनको बताया कि भाई आप ही के सैनिक हैं और आप इनको बिल्कुल एक सैनिक का दर्जा दीजिए, एक शहीद का दर्जा दीजिए। 1965 में भारत की जीत होती है इस युद्ध में, और इसी के नेगोशिएशन के दौरान ताशकंद में जो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका देहांत हो जाता है। और 1971 हिस्टोरिक ये वॉर था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस वॉर में जिसकी मैं बात कर रहा था, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान अलग होते हैं, और यही ईस्टर्न पाकिस्तान बनता है बांग्लादेश। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब समझते हैं कोर इश्यूज। ऐसे कौन कौन से कोर इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे पहले कश्मीर डिस्प्यूट। जनरल परवेज मुशर्रफ और जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्रधानमंत्री थे, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उस वक्त तक हम आगरा एग्रीमेंट के जरिए काफ़ी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच चुके थे। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है, क्योंकि उसका पूरा फंडिंग बंद हो जाता अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो उसने बीच में अरंगा डाल दिया और फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म जैसी एक्टिविटी कराई जाती है। वाटर डिस्प्यूट, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। अब बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो कि सारी नदियां मैं कहूँगा कि भारत से होकर जाती है, तो 3 नदियों का बंटवारा किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वर्ल्ड बैंक के निगरानी में, जो कि 3 नदी पाकिस्तान, मतलब उसके वाटर को यूज करने के लिए पाकिस्तान को दिया गया था। बॉर्डर मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बोला था, क्रिक लाइन और एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इशू तो है ही इंडिया और पाकिस्तान में। इधर कुछ ईयर्स हैं, उसके एग्रीमेंट्स हैं और उसके की पॉइंट्स हैं। 1949 कराची एग्रीमेंट होता है, सीज फायर एस्टेब्लिश किया जाता है कि अब इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ किसी भी तरीके का फायरिंग जैसे सिचुएशन नहीं होंगी। 1972 शिमला एग्रीमेंट, 1971 के वॉर को हारने के बाद से ऐसा बोला जाता है कि भाई कि पीसफुली रिजोल्यूशन होगा, बायलैटरलिज्म। जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आते हैं, इंदिरा गांधी के साथ बैठ के शिमला में इसको नेगोशिएट करते हैं। 1999 लाहौर डिक्लेरेशन, भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर पहुंचते हैं पाकिस्तान। उस वक्त के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ। 2003 जिसकी मैं बात कर रहा था, सीज फायर का बताया जाता है, और आगे चल के लंबे समय तक ये सीज फायर कंटिन्यू रहता है। कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स कौन कौन से हैं? बस डिप्लोमेसी, जो कि मैंने बात की आपसे, दिल्ली से लाहौर तक और श्रीनगर से लेकर मुजफ्फराबाद तक। ट्रैक टू डिप्लोमेसी, अमन की आशा, करतारपुर कॉरिडोर 2019 में स्टार्ट किया गया था, और कल्चरल एक्सचेंज, क्रिकेट, फिल्म्स, मतलब सॉफ्ट पावर भी बहुत ही ज़्यादा इसको इंश्योर किया गया था इंडिया की तरफ से। टेररिज्म एक रोड ब्लॉक की तरह काम करता है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक। भारत के संसद पे पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने भारत के संसद पे हमला किया था। उनका टारगेट था कि भारत के जो भी प्रोमिनेंट लीडरशिप है उसी को खत्म कर देना है। 2008 मुंबई अटैक्स, जिसकी बात करी थी अभी हमारे मौजूदा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने। पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे अटैक्स जो कि पाकिस्तान के ही टेररिस्ट ने किया था। इंडियाज डॉक्ट्रिन, जीरो टॉलरेंस टू टेरर, भारत का एक सीधा साधा स्पष्ट रुख है इस मामले में कि हम टेररिज्म के मामले में बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस रखेंगे। इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या होता है? डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फोरम्स। हर जगह भारत कोशिश करता है कि कितना ज़्यादा हम उसको आइसोलेट कर सके, पूरी दुनिया से अलग थलग रख सके। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था हमारे द्वारा 2016 में,
बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था 2019 में। आर्टिकल 370 हटाया गया था कश्मीर से 2019 में, और फोकस किया गया था नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे। इस तरफ के जितने भी देश हैं इन सारे देशों पे भारत का फोकस हुआ था। इसके बाद से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है, वो कोशिश करता है अपने नापाक इरादों को कंटिन्यू करते हुए कि हम कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करेंगे, अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे कश्मीर के मुद्दे का। हालांकि अभी तक वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया है। थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात करता है पाकिस्तान। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना, CPEC, जो उसने कॉरिडोर बना रखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके जरिए भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। FATA रिफॉर्म्स एंड इंटरनल इनस्टेबिलिटी का सामना कर रहा है पाकिस्तान इन दिनों। चाइना फैक्टर एंड जियोपॉलिटिक्स, चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उभर कर सामने आता है। वो जो कहावत है ना कि दोस्त दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, पाकिस्तान और चाइना की भी जो फ्रेंडशिप है इसी प्रिंसिपल पे आधारित है, क्योंकि दोनों में आपस में कोई कॉमन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन सिंस चाइना भी एक नेबरिंग कंट्री है भारत का, और पाकिस्तान भी एक नेबरिंग कंट्री है, और चाइना अपना कॉम्पिटिटर मानता है भारत को। एक जो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप की बात करो, या फिर मैं बोलूँ कि साउथ एशिया में जो सबसे बड़ा जो देश उभर कर सामने आना चाहता है, ये इन्हीं दो देशों में ऐसा पोटेंशियल है। तो चाइना को ये लगता है कि भारत एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर हो सकता है, इसलिए वो भारत को समय समय पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू पाकिस्तान एट UNSC, बार बार वहाँ पे, क्योंकि यहाँ का UNSC में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर है चाइना, तो बार बार उसके स्टांस को सपोर्ट करता है। टू फ्रंट वार कंसर्न्स फॉर इंडिया, अब दो फ्रंट पे इधर और इधर वॉर जैसे हालात रहेंगे तो भारत के लिए थोड़ा एक चिंता का विषय होता है। और ऐसे में चाइना को ये लगता है कि इस तरीके से हम भारत को घेर सकते हैं, और पाकिस्तान को भी ये लगता है कि ये जो जितने भी ये उलूल जुलूल की हरकत है उससे वो भारत को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को समझने की कोशिश की एस जयशंकर के स्टेटमेंट के जरिए। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।